टाइटैनोबोआ सेरेंजोनेसिस दुनिया का सबसे बड़ा सांप आज का सबसे बड़ा और भारी एनाकोंडा से 4 गुना ज्यादा वजनी था और इसकी लंबाई 48 फीट, जिसे अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो आज के 5 तल्ले बिल्डिंग के बराबर होगा। टाइटैनोबोआ अपना ज्यादा वक्त पानी में ही गुजारता था। 2009 से पहले ये रिकॉर्ड जाइगेंटोफिश के नाम था, जो 10.9 मीटर लंबा था, और तीसरा सबसे बड़ा रेटिक्युलेटेड पाइथन है जो 10 मीटर तक लंबा होता है। 160 लाख साल पहले साउथ अमेरिकन कंटिनेंट पर टाइटैनोबोआ का राज था। ये आज भी सभी को इम्प्रेस और अट्रैक्ट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर्स के खत्म होने यानी धरती से जायंट एस्ट्रोनॉट के टकराने के बाद क्या हुआ? अर्थ पूरी तरह से तहस नहस हो गई। अर्थ में आज भी कई ऐसी जगह हैं जो इन डायनासोर्स और उस समय के स्पीसीज के फॉसिल्स को संभाले हुए है। उस एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद उस समय के लगभग सभी बड़े स्पीसीज तो खत्म हो गए, लेकिन हाँ, छोटे जीव जैसे ये रोडेंट, कछुआ, मगरमच्छ और इनकी कुछ प्रजाति से झेल पाने में कामयाब रही। और डायनासोर्स के जाने के बाद इन्हीं का राज सब तरफ था, यानी पानी और धरती दोनों में। ये वक्त पैलियोसीन कहलाता था। उस समय अर्थ में लॉरेशिया और गोंडवाना नाम से 2 विशाल कंटिनेंट हुआ करते थे। फिर लॉरेशिया नॉर्थ अमेरिका और एशिया में टूट गया और गोंडवाना साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका में ब्रेक कर गया। डायनासोर्स के वक्त के मुकाबले ब्रेक होने के बाद वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा था। जब एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद आग बुझने लगा, तब कैक्टस और पाम जैसे ट्रीज उगना शुरू हो गया। जैसे जैसे पैलियोसीन का वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे टेम्परेचर्स और सी लेवल भी इंक्रीज कर रहा था, यानी ये वो वक्त था जब टाइटैनोबोआ का शुरुआत हुआ। साल 1994 में कोलंबिया में ला गुआजिरा के कोयले के खदान में मिला। इस खदान में हेनरी गार्सिया नाम की एक जियोलॉजिस्ट ने एक बहुत अजीब फॉसिल्स को ढूंढा। इस फॉसिल को उस खदान के सेफ में लॉक कर दिया गया। 8 साल बाद एक जियोलॉजिस्ट स्टूडेंट फैबियानी हेरेरा इस फॉसिल्स वाले एरिया पर पहुंचता है, जहां पहले स्टोन के नीचे उसे एक पत्ते का फॉसिल्स मिलता है। फिर दूसरे स्टोन उठाने पर भी उसे फिर से पत्ते का फॉसिल्स मिलता है। उसे शक हो गया कि ये जगह में कुछ तो है, जो लगभग हर पत्थर के पास फॉसिल्स ही फॉसिल्स है। उसने तुरंत पैलियोंटोलॉजिस्ट कार्लोस जारामिलो और फॉसिल प्लांट क्यूरेटर स्कॉट विंग को कांटेक्ट किया। उन्होंने आते ही उस लॉक फॉसिल्स को चेक किया और पता चला वो उस समय के क्रोकोडाइल का जबड़ा है, लेकिन उस फॉसिल्स के साथ एक और फॉसिल सटा हुआ था जो कि एक पेल्विस था। फिर साल 2009 में एक टीम एक्सपेडिशन, जिनके हेड जोनाथन ब्लॉच थे, उन्होंने इस जगह को अपने अंडर में ले लिया। जहां खुदाई के वक्त कछुए का शेल, मगरमच्छ का फॉसिल्स से वो जगह भरा पड़ा था। 3 साल बाद एक पीएचडी स्टूडेंट को ये वर्टिब्रे मिला, जो वहाँ कछुए के फॉसिल्स को कलेक्ट करने गया था। रिसर्च में पता चला कि ये वर्टिब्रे एक सांप का है, लेकिन इसकी साइज और वेट पता करने के लिए उसका सर मिलना बहुत जरूरी था। खदान में खुदाई करने वालों को और गहरा गड्ढा बनाने को बोला गया। इस दौरान वहाँ और अलग अलग तरह के फॉसिल्स मिला, लेकिन सभी का हालत बहुत खस्ता हो गया था। इस छानबीन के दौरान सांप का रीढ़ का हड्डी मिल रहा था और फाइनली बहुत कड़ी मेहनत के बाद 3 टुकड़े में बटा जबड़ा मिला, जहाँ हर जबड़े की लंबाई तकरीबन 6.69 इंच था। टाइटैनोबोआ का सही आकार पता लगाने के लिए आज के सांप पर एक्सपेरिमेंट किया गया। टाइटैनोबोआ 50 फीट तक लंबा होता था, जिसका वजन तकरीबन 1.3 टन होता था, यानी तकरीबन 1300 केजी, और इसकी चौड़ाई 3 फीट होती थी। मतलब ये आज के चौड़े से चौड़ा इंसान को आसानी से निकल सकता होगा। इनके जबड़े में दांत का लाइन ऊपर नीचे दोनों तरफ होता था। हाँ, लेकिन उनके शरीर के कंपैरिजन में दांत काफी छोटा और शार्प होता था, ताकि वो आसानी से शिकार कर सके। इनका कलर डल ब्राउन, ग्रे और ब्लैक होता था। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद टाइटैनोबोआ सबसे बड़ा रेंगने वाला प्रजाति था। ये गर्म और ह्यूमिड वातावरण में रहता था। कि अपना इलाका कार्बोनिम्स नाम का विशाल कछुए के साथ शेयर करता था, क्योंकि टाइटैनोबोआ इसे निगल नहीं सकता था। दोनों साथ में साउथ अमेरिका के दलदल भरे इलाके में रहता था। टाइटैनोबोआ जगह के हिसाब से खुद को ठंडा या गर्म कर सकता था, लेकिन हाँ, एनवायरनमेंट जितना गर्म होता था, ये उतने बड़े सांप में विकसित होता था। टाइटैनोबोआ जहरीला नहीं था, इसलिए वो अपने शिकार को अपनी ताकत से मारता था या उसके सांस की नली को ब्लॉक कर जान ले लेता था। इसका भोजन छोटे साइज का रिप्टाइल, मगरमच्छ, मछलियाँ होती थी। इनका डल कलर के कारण ये कोई नोटिस ही नहीं कर पाता था कि टाइटैनोबोआ शिकार के लिए नजदीक बढ़ रहा है, इसलिए उसका कलर उसके शिकार करने में बहुत मदद करता था। ये पिक्चर साइंटिफिक नजरिए से बहुत अमेजिंग है। आप 2 सांप के अलग अलग स्पीसीज के वर्टिब्रा को देख रहे हैं, यानी रीढ़ की हड्डी के एक टुकड़े को। लेफ्ट साइड वाला छोटा मॉडल एनाकोंडा का है, आज के जायंट एनाकोंडा का। तो सोचिए ये फॉसिलाइज्ड वर्टिब्रे का मालिक कितना बड़ा होगा। ये विशाल जीव
बोआज एनाकोंडा और सांप जैसा तो था जो अपने शिकार के इर्द गिर्द लपट कर जान ले लेता था। एनाकोंडा मूवी का आपको एनाकोंडा तो याद होगा ही, लेकिन टाइटानाबोआ के सामने ये बस एक बौना सांप होगा। टाइटानाबोआ का वजन 1300 केजी तक होगा। टाइटानाबोआ हिस्ट्री का सिर्फ लार्जेस्ट सांप ही नहीं बल्कि डायनासोर्स के खत्म होने के बाद लार्जेस्ट लैंड लिविंग वर्टिब्रे होने का भी रिकॉर्ड है। ये ज्यादातर नदियां दलदल से घिरे इलाकों में रहता था। ये एनाकोंडा के रहन सहन के जैसा टाइटानाबोआ का भी लगभग सेम लाइफस्टाइल होगा। इसके फॉसिल्स जिस दलदल में मिला था वहाँ उस समय की मछलियाँ, क्रोकोडाइल और कछुए का फॉसिल्स भी मिला जो उसके भोजन के लिए बिल्कुल सुटेबल होगा। फिर धीरे धीरे आइस एज का वक्त शुरू हो गया। धरती का टेम्परेचर कम होने लगा जिसकी वजह से टाइटानाबोआ सांप का सरवाइव करना मुश्किल हो गया। लेकिन ये टेम्परेचर फॉल छोटे जीव को सुटेबल था। अचानक से इतनी तेजी से टेम्परेचर फॉल होने के कारण ये जिस इलाके में रहता था वहाँ के एनवायरनमेंट भी बड़े तेजी से चेंज हो गया और धीरे धीरे इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। 580 लाख साल पहले ये धरती से खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे आज के इंटरनेट वाले दौर में कई ऐसे वीडियो क्लिप्स मिल रहे हैं जो टाइटानाबोआ के अभी भी एग्जिस्ट करने का सबूत मानते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।